सुप्रभात मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत। 8 जनवरी 2024 से रिलेटेड इस करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण क्लास के अंदर जानेंगे ऐसे कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को इस सेशन के अंदर शामिल किया और करेंगे उनका डिटेल में डिस्कस। तो सेशन की करते हैं शुरुआत आज के दिवस के पहले प्रश्न के साथ में। चलिए जानते हैं पहला प्रश्न कौन सा है और आपसे क्यों पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किस देश में भारत पार्क बनाने की घोषणा की गई है? इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। राजधानी इसकी अबू धाबी। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत पाक ऐसा क्या होने वाला है? जितने भी प्रकार के भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का यहां पे एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी और साथ में उन वस्तुओं को संरक्षित करने के लिए इस प्रकार का एक बहुत बड़ा वहां पे पार्क बनाया जा रहा है, जहां पे भारतीय वस्तुएं वहां पे प्रदर्शित तो होंगी, उनको संरक्षण देने के लिए और वर्ल्ड लेवल के अंदर भारत की जो एक वर्ल्ड एक्सपो के अंदर जितने भी प्रकार के जो निर्यात की जाने वाली जो वस्तुएं हैं उनको वहां पे संग्रहित किया जाएगा और उनको डिस्प्ले भी वहां पे किया जाएगा। ये तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना। इसके अलावा आप जानते हैं कि यूएई भारत के साथ में किस प्रकार चर्चाओं में बना हुआ है और कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो भारत के साथ में यूएई के साथ में अलग बनाती हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अभी 2018 के अंदर एक मंदिर की आधारशिला रखी गई प्रधानमंत्री महोदय द्वारा और उसका फरवरी के अंदर अभी वर्तमान में उद्घाटन होने वाला है। कहां पर? अबू धाबी में, फरवरी 2024 में। एक प्रश्न तो ये बना हुआ है। दूसरा प्रश्न ये है कि डेजर्ट साइक्लोन 2024 जो जॉइंट एक्सरसाइज है भारत और यूएई के मध्य जो वर्तमान में जैसलमेर के अंदर वर्तमान में संचालित हो रही है, तो ये कहां पे हो रखी है? ये हो रखी है जैसलमेर के अंदर। तीसरी बात हमने ये देखी, यूएई के साथ में भारत ने जो कच्चा तेल आयात करता है उसके साथ में जो मुद्रा विनिमय होता है वो किस करेंसी के अंदर किया जाएगा, तो उसके लिए भी यूएई वर्तमान में चर्चाओं में इसलिए बना हुआ है कि अभी यूएई के साथ भारत रुपए के अंदर इसका भुगतान करेगा। रुपए के साथ भुगतान करने वाला देश भी बना है। तो आपने तीनों चीजें जानी कि वर्तमान में यूएई के साथ में भारत क्यों चर्चाओं में बना हुआ है। पहले तो यह है कि 2018 के अंदर जिस मंदिर की आधारशिला रखी गई थी और 2024 फरवरी के अंदर इसका उद्घाटन किया जाने वाला है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अबू धाबी में। नंबर 2 है कि डेजर्ट साइक्लोन अभी वर्तमान में जो एक्सरसाइज चली हुई है दोनों देशों के मध्य, वो भी वर्तमान में चली हुई भारत में जैसलमेर के यहाँ पे जॉइंट एक्सरसाइज चली हुई है। और नंबर 3 ये है कि यूएई के साथ में भारत रुपए के साथ में क्या करने वाला, भुगतान करने वाला जितने भी प्रकार के कच्चे तेल का हम क्या करते हैं, आयात करते हैं। वहां के जो प्रधानमंत्री जिनका नाम मकतूम अहमद, और अभी हाल ही के अंदर भारत ने वहां पे भारत पार्क बनाने की घोषणा वहां पे करी है और इसका आंसर होने वाला है कौन सा? यूएई। इसके अलावा कुछ और अन्य जो तथ्य हैं वो जान लेते हैं। देखते हैं यूएई के अंदर भारत पार्क बनाने की घोषणा की गई। इसमें भारतीय निर्मित वस्तुओं को प्रदर्शित करने और संग्रहित करने के लिए इस प्रकार के गोदाम बनाए जाएंगे। फरवरी के अंदर जो है जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि वहां पे मंदिर का एक भव्य मंदिर बनाया गया और उसका उद्घाटन अभी वर्तमान में भारतीय प्रधानमंत्री करने वाले हैं। कच्चे तेल का निर्यात और आयात के संबंध में मैंने आपको बता दिया कि कच्चे तेल का जो आयात भारत करता है उसके अंदर जो रुपए का जो भुगतान है वो रुपए में ही किया जाएगा। कह सकते हैं कि मुद्रा का जो व्यापार है वो रुपए के माध्यम से वहां पे किया जाएगा। और संयुक्त सैन्य अभ्यास की अगर बात कर रहे हैं जहां पे डेजर्ट साइक्लोन 2024 चलाया जा रहा है, राजधानी इसकी अबू धाबी, प्रधानमंत्री जिनका नाम मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम है। और भारत के रक्षा साझेदारों की बात करें और भारत का निर्यात गंतव्य स्थल भी यूएई है। इसके अंदर भारत कौन कौन सी चीजें ऐसे करता है तो मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी और सबसे ज्यादा जो करता है वो करता है श्रम मंत्रालय के अंतर्गत लगभग वहां पे 32 लाख लोग मजदूरी के तौर पे वहां पे काम करने के लिए भी जाते हैं। और साथ में ही भारत में जो रेमिटेंस आता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वो भी कहां से आता है, वो भी यूएई से ही
आता है। बात एक हमने और देखी कि COP28 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो दुबई के अंदर किया गया था, और दुबई भी एक बहुत बड़ा शहर है किसका, यूएई का। तो आपने देखा COP28 के अंदर भारतीय अलग अलग देशों ने बहुत वहां पे अपनी क्या ऊर्जा क्षमताओं और साथ में ऊर्जाओं के लिए जो ऊर्जा में नवीनीकरण और पुरानी है उसके अंदर अपनी क्षमताओं का संवर्धन करने के लिए, और जो भी चुनौतियां विश्व स्तर पे जो देखी जा रही है COP28 के माध्यम से, उनको भी रिजोल्व करने का प्रयास किया इस सम्मेलन के द्वारा, जो COP28 का आयोजन दुबई में किया गया था। गौरतलब यह है कि 2028 के अंदर COP33 का जो आयोजन है वो भी कहां किया जाने वाला है, वो भी भारत के अंदर ही किया जाना है, ऐसा प्रस्तावित जो है उस प्रोग्राम के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां पे घोषणा करी थी। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। हाल ही में कौन सा देश भारत को अगले 10 वर्षों तक 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करने वाला देश बनेगा, और इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, हमारा ही पड़ोसी देश नेपाल। नेपाल अगले साल से 10 साल बिजली का निर्यात करने वाला, 10,000 मेगावाट बिजली हर साल क्या करेगा, निर्यात उसको करेगा, और भारत उसको आयात करेगा, ये कह सकते हैं बिजली वहां से भारत खरीदने वाला है। अब बात करते हैं कि वहां के जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उनके बारे में। रामचंद्र पौंडेल वहां के राष्ट्रपति हैं, जबकि प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है पुष्प प्रचंड कमल दहल, ये वहां के प्रधानमंत्री हैं। 1751 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत और नेपाल के मध्य लगती है, और सीमा जो लगती है भारत के साथ में, उसमें कौन कौन से राज्य आते हैं तो मैं आपको बताता चलूं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल, वेस्ट बंगाल और साथ में सिक्किम, ये इसके साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। आपने इस प्रश्न के माध्यम से देखा। अब बात करते हैं नेपाल। 10 साल बाद T20 जो वर्ल्ड कप खेला जाने वाला है 2024 के अंदर, उसने इसमें क्या किया है, क्वालिफाई कर लिया है। और नेपाल किस लिए अभी वर्तमान में चर्चाओं में बना हुआ था, तो नेपाल ने विदेशी कलिंग साहित्य महोत्सव जो हुआ था उड़ीसा में भुवनेश्वर में, वहां पे भी इसने शिरकत करी थी एज ए विदेशी इनवाइट कैटेगरी के तौर पे भी। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से देखा कि हाल ही में कौन सा देश भारत को अगले 10 वर्षों तक 10,000 मेगावाट बिजली को निर्यात करने वाला, आंसर हो जाएगा इसका नेपाल। नेपाल हमारा पड़ोसी देश, और भारत हमेशा बड़े भाई की भूमिका निभाता हुआ सालों साल से नजर आता रहा है। अब बात करते हैं कि जो नेपाल का जो विदेशी व्यापार होता है उसका 80% विदेशी व्यापार जो होता है भारतीय बंदरगाहों के माध्यम से ही होता है। काठमांडू इसकी राजधानी, और आपने इस प्रश्न के माध्यम से और चीजों को भी जाना। देखते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। नेपाल भारत को अगले 10 वर्षों तक 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करने वाला है। 10 साल के बाद में T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाला देश भी नेपाल बना है। काठमांडू इसकी राजधानी है, और इसके अलावा वहां के जो प्रधानमंत्री जिनका नाम पुष्प कमल प्रचंड दहल है, जबकि रामचंद्र पौंडेल वहां के राष्ट्रपति हैं। अब बात करते हैं कि भारत और नेपाल के मध्य कौन कौन सी ज्वाइंट एक्सरसाइज करी जाती है, जिस प्रकार से संप्रति है, मैत्र शक्ति है और सूर्यकिरण जो एक्सरसाइज है भारत के साथ में नेपाल ज्वाइंट एक्सरसाइज के तौर पे हर साल करता है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1751 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय सीमा लगने वाला हमारा जो पड़ोसी देश वो है नेपाल, और वो 5 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। हाल ही में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 50% से ज्यादा शिकायतें किस राज्य में दर्ज की गई हैं? मैं आपको बताता हूं कि 2022 के अंदर 30,000 मामले दर्ज किए गए थे पूरे देश भर में। किसके लिए? महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जो श्रेणी है उसके अंदर कितने मामले रजिस्टर्ड किए गए। अब बात करते हैं 2023 की। 2023 के अंदर 28,000 से ऊपर मामले
दर्ज किए गए, जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो अपराध दर्ज किए गए हैं वो कहां से किए गए हैं? भारत का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जहां पे लगभग 16,000 मामले दर्ज किए गए हैं यूपी में, जहां पे आपराधिक शिकायतें महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा वहां पे दर्ज की गई हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। अब अभी देखते हैं कि उत्तर प्रदेश वर्तमान में चर्चाओं में क्यों बना हुआ था। एक तो सबसे पहले साइबर क्राइम, 57 ऐसे क्राइम साइट्स के लिए रोकने के लिए 57 प्रकार के थाने वहां पे स्थापित किए गए हैं। दूसरा, अभी देखा जा रहा है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था के अंदर सबसे ज्यादा अगर जीडीपी देने वाले राज्यों में अगर देखा जाए तो नंबर 2 पे बना हुआ है कौन सा? यूपी की जो जीडीपी का जो सकल घरेलू उत्पाद के अंदर भारत के अंदर जो है 9.2% से ज्यादा अधिक अपना कंट्रीब्यूट कौन रखता है? ये रखता है सबसे पहले महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के बाद में नंबर 2 पे कौन सा बना हुआ है? ये बना हुआ है यूपी। अभी देख रहे हैं कि 22 जनवरी को रामलला के जो वहां पे प्रतिमा को वहां पे क्या किया जाएगा? भूगर्भ के अंदर स्थापित किया जाएगा। इसके लिए भी वर्तमान में यूपी चर्चाओं में बना हुआ है। और 17 जनवरी से रामलला के भ्रमण के लिए 5 किलोमीटर की परिधि के आसपास किसी प्रकार की शराब का सेवन और मीट जैसी दुकानें उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। अयोध्या जो है, जिसका एयरपोर्ट का नाम हो महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के नाम से उसका नाम रखा गया है। और जो पहले फैजाबाद के नाम से जाना जाता था जो शहर, उसका नाम क्या हो गया है? अयोध्या हो गया है। इसके अलावा बात करते हैं यूपी के बारे में कुछ अन्य तथ्यों की। भारत में सबसे ज्यादा मत्स्य पालन के अंदर सबसे बड़ा जो पुरस्कार दिया जाता है, उस पुरस्कार को प्राप्त कर रहा जो वर्तमान में जो राज्य बना है वो भी कौन सा बना है? वो भी यूपी ही बना है। यूपी के जो मुख्यमंत्री है जिनका नाम योगी आदित्यनाथ है, जबकि वहां की जो राज्यपाल महोदया जिनका नाम आनंदीबेन पटेल है। चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। 16,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए, जबकि टोटल कितने? अभी 28,000 के आसपास मामले जो दर्ज है वो 2023 के अंदर किए गए थे। अन्य शीर्ष राज्यों की बात करें, जहां पे दिल्ली 2411 के स्थान पे नंबर 2 पे, महाराष्ट्र 1343 और बिहार 1312 अंकों के साथ में या मामलों के हिसाब से ये शीर्ष राज्य बने हुए हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर, जहां पे सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ इस प्रकार के आपराधिक मामले दर्ज किए गए। राष्ट्रीय महिला आयोग के अनुसार 2023 में देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध की कुल संख्या 28,800 की शिकायतें दर्ज करी थी, जिसके अंदर 16,000 से ज्यादा शिकायतें अपने को यूपी से प्राप्त हुई हैं। 2022 के अंदर 30,000 मामले दर्ज किए गए थे। अब बात करते हैं कि अभी वर्तमान में यूपी और किस वजह से चर्चाओं में बना हुआ था। पहली बार देश के अंदर महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए अलग से पृथक सैनिक स्कूल, ये कहां पे स्थापित करने की घोषणा की गई है? ये की गई वृंदावन, मथुरा जिले में अवस्थित है। और वहां पे इस प्रकार का एक सेपरेट महिला सैनिक स्कूल को भी खोला जाएगा। हालांकि इसकी शुरुआत 2019 में हो गई थी, जहां पे महिलाओं को सैनिक स्कूलों के अंदर वहां पे एडमिशन दिया जाने लगा था। लेकिन पहली बार अगर डिफरेंट या कह सकते हैं कि अलग से जो है स्कूल खोलने की घोषणा कहां पर की गई है? वृंदावन, उत्तर प्रदेश में। अब बात करते हैं कि नो योर आर्मी, और इसका जो हेडक्वार्टर, मध्य कमान का जो हेडक्वार्टर है वो यहाँ पे है लखनऊ। और लोगों को आर्मी के प्रति जानने के लिए और ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए और सेना में जाने के लिए युवाओं को और ज्यादा अधिक से मोटिवेट करने के लिए नो योर आर्मी का एक आयोजन किया गया, वो भी लखनऊ में किया गया। लखनऊ के अंदर जो है सेंट्रल कमांड है आर्मी की, वहां पे इस प्रकार का आयोजन भी वर्तमान में किया गया था, इसलिए भी यूपी चर्चाओं में बना हुआ था। और बात को मैं आपको बता ही चुका हूं, क्रेडिट लियोनिस सिक्योरिटीज एशिया की हालिया रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी भारतवर्ष के अंदर 9.2% के साथ में नंबर 2 पे बनी हुई है, जबकि नंबर 1 पर कौन है? महाराष्ट्र है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रेरणा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से शुरू की गई है? और इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? गुजरात।
हम सब लोगों को विदित 1888 के अंदर वर्नाकुलर शिक्षा के लिए एक बिल लाया गया था, और उसके बाद में बहुत सारी चीजें अंग्रेजों के समय में शिक्षा के प्रति चेंज हो गई थी। उसी के तर्ज के अंदर गुजरात के अंदर इस प्रकार का एक प्रेरणा कार्यक्रम चलाया गया, जिसके अंदर इतिहास संवर्धन और शिक्षा के प्रति लोगों की उदासीनता को दूर करने के लिए प्रेरणा कार्यक्रम चलाया गया। इससे पहले बिहार में भी 40 लाख बच्चों के लिए ऑपरेशन दक्ष भी चलाया गया था। इसके बाद में असम के अंदर भी इसकी शुरुआत हुई, जहां पे भी 44 लाख बच्चों को टारगेट करने के लिए इस प्रकार की पहल शुरू की गई थी। तो वर्तमान में आप देख रहे हैं गुजरात के अंदर तो प्रेरणा कार्यक्रम चल रहा है, उससे पहले जो ऑपरेशन दक्ष है वो बिहार में चलाया गया था, और हाल ही के अंदर असम भी चर्चाओं में बना हुआ था, क्योंकि वहां पे भी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 44 लाख जो बच्चे हैं उनको टारगेट करने के लिए और उनको भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा गुणोत्सव प्रोग्राम शुरू कहां किया गया था, ये किया गया है असम में। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से देखा। अब बात करते हैं गुजरात इस शिक्षा के अलावा, ये कह सकते हैं इस शिक्षा के अलावा और कौन कौन सी चीजों में वर्तमान में चर्चाओं में बना हुआ है। तो अब देखते हैं 10 से 12 जनवरी वाइब्रेंट गुजरात, जिसकी शुरुआत होती है 2003 में, और उसके बाद में हर 2 साल के बाद में इसका आयोजन किया जाता है। तो अभी वर्तमान में चर्चाओं में ये बनाओ, और सबसे ज्यादा अगर एमओयू अगर निवेश के प्रति संवर्धन और लोगों को, जिसमें विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करने वाला जो राज्य है, और गुजरात मॉडल की चर्चा हम लोगों ने बार बार सुनी है, तो गुजरात के अंदर इस प्रकार का कार्यक्रम होता रहता है। तो अभी वाइब्रेंट गुजरात है जो 10 से 12 जनवरी में कहां आयोजित किया जाएगा, ये किया जाएगा गुजरात के अंदर। नंबर 2, सूरत का जो एयरपोर्ट है, सूरत के एयरपोर्ट को अभी वर्तमान में इंटरनेशनल फ्लाइट्स, अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स संचालन के लिए भी मंजूरी मिल गई है। तो ये भी सूरत अभी वर्तमान में चर्चाओं में बना हुआ है। इसके अलावा सूरत किस लिए चर्चाओं में बना हुआ है, डायमंड बोर्स है दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल, अगर शॉपिंग स्केप अगर कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स की बात करें, वो सबसे बड़ा कहां पे बना है, ये भी बना है डायमंड बोर्स, जो गुजरात के अंदर सूरत के अंदर बना है। अब बात करते हैं कि अभी हाल ही के अंदर हेरिटेज ट्रेन, गुजरात की पहली जो हेरिटेज ट्रेन है वो भी वहां पे भी वर्तमान में संचालित की गई है। और घोल मछली जो समुद्री तट के पास पाई जाती है, उसको भी राज्य सरकार के द्वारा राज्य जलीय जीव का दर्जा दिया गया है। और वर्तमान में जो गुजरात के जो मुख्यमंत्री है, जिनका नाम भूपेंद्र भाई पटेल है। इसके अंदर गौरतलब एक चीज मैं आपको और बताता चलता हूं कि वाइब्रेंट गुजरात के अंदर इस बार एक और चीज नहीं होने वाली है कि द्वारिका पीठ एक ऐसी जगह जहां पे भगवान श्री कृष्ण की जो नगरी है वो वर्तमान में समुद्र के अंदर समाहित हो गई है, और उसके दर्शन करने के लिए भी एक सबमरीन, जिसके माध्यम से यात्री सबमरीन के माध्यम से, पनडुब्बी के माध्यम से उसके दर्शन करने वाले समुद्र के 350 फीट अंदर ये चलेगी, और 30 लोगों की क्षमता इसके अंदर होगी, जिसके अंदर पर्यटन की सुविधा भी लोगों को मिलने वाली है। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से देखा कि गुजरात वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय की प्रेरणा कार्यक्रम की वजह से भी चर्चाओं में बना हुआ है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। कार्यक्रम की शुरुआत वर्नाक्युलर स्कूल एक्ट जो 1888 में आता है, उसके द्वारा इसको स्थापित किया गया था वडनगर गुजरात में। उद्देश्य क्या है, इतिहास में नवाचार से और परंपरा का भविष्य से केंद्रित करने के लिए शिक्षित अनुभव के संबंध स्थापित करने वाला, या कह सकते हैं इतिहास की जो पुरातन चीजें उनको नए इतिहास के साथ में जोड़ने की इस प्रकार की कवायद की गई है। अब बात करते हैं कि हाल ही के अंदर सूर्य नमस्कार जो अलग अलग स्थानों के अंदर किया गया था, और उसको ज्वाइंट अगर एक्सरसाइज के तौर पे देखा जाए तो उसने अभी वर्तमान में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी अपना नाम दर्ज कराया है। तो ये कहां पे हुआ था, ये भी हुआ था गुजरात के अंदर। डायमंड बोर्स के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूं। रूफटॉप सोलर मामले के मामले में जितने सब घरों के अंदर, यह कह सकते हैं कि भारत के अंदर रूफटॉप सोलर जो प्लांट लगाए जा रहे हैं, उसके अंदर भी गुजरात नंबर 1 पर बना हुआ है, जहां पे सबसे ज्यादा रूफटॉप जो एनर्जी प्राप्त करते हैं लोग, और नवीनीकरण ऊर्जा के द्वारा भी अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाला राज्य भी कौन सा है, वो भी गुजरात उन शीर्ष राज्यों में बना हुआ है। हाल ही में गुजरात में सूरत एयरपोर्ट का अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का भी क्या किया, वहां पे उसको दर्जा मिला है। और आप देख रहे हैं प्रेरणा एक अनुभवात्मक ज्ञान कोश एक कार्यक्रम है।
चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। हाल ही में किसने बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में पदभार संभाला है? पहले बात करते हैं बिम्स्टेक है क्या और इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टर टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, शुरुआत होती है इसकी 1997 से। ये क्यों चर्चाओं में है? जब सार्क की प्रासंगिकता खत्म सी होगी, कारण हम सब लोगों को पहले से विदित कि पाकिस्तान इसके अंदर सदस्य था और कभी जितनी भी प्रकार की जो बैठकें होती थी उसके अंदर उसका जो संकीर्ण दृष्टिकोण देखने को मिलता था, जिसकी वजह से सार्क अपना ढंग से काम नहीं कर पा रहा था और उसको प्रतिस्थापित करने के लिए भारत सरकार ने बिम्स्टेक जो है उसको बनाने की घोषणा करी और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनको शामिल किया गया, लेकिन उसके अंदर पाकिस्तान और मालदीव जैसे देश हैं उनको शामिल नहीं किया गया। ये तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ढाका में। ढाका कहां? बांग्लादेश में। अभी वर्तमान में वहां के जो महासचिव है उनको किसको चुना गया? इसका जो आंसर होने वाला वो होने वाला इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे पहले से आईएफएस अधिकारी है, आईएफएस अधिकारी है और उनको अभी वर्तमान में क्या बनाया गया? वहां का महासचिव बनाया गया है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। बिम्स्टेक के चौथे महासचिव बने हैं 1990 बैच के आईएफएस अधिकारी, बिम्स्टेक के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय ये ऐसे व्यक्ति हैं। अब बात करते हैं कि इसकी फुल फॉर्म, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म है। स्थापना की बात मैं आपको ऑलरेडी पहले से बता चुका हूं कि जून माह 1997 में इसकी स्थापना हो जाती है और इस सार्क को प्रतिस्थापित करने वाला ये संगठन है। हेडक्वार्टर इसका ढाका में है। जबकि इसके जो सदस्य देशों की बात करते हैं तो उसमें वही सदस्य हैं, लेकिन इसमें मालदीव और कह सकते हैं कि पाकिस्तान, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया। तो भारत, बांग्लादेश, हमारे पड़ोसी देश भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है। हेडक्वार्टर इसका ढाका में है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। हाल ही में किसे एशियाई विकास बैंक एडीबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? बात करते हैं एडीबी की स्थापना 1966 में। 1966 में इसकी स्थापना हो जाती है। 68 इसके सदस्य देश हैं। हेडक्वार्टर इसका कहां पे है? मनीला, फिलीपींस में। मनीला, फिलीपींस में। भारत उन संस्थापक सदस्यों के अंदर भी शामिल रहा है जब इसकी स्थापना होती है और अभी वर्तमान में चौथा सबसे बड़ा एडीबी का शेयरधारक भी है। अभी हाल ही के अंदर एडीबी ने $100 करोड़ का एक लोन दिया है। किसके लिए दिया? त्रिपुरा को। त्रिपुरा का जो पर्यटन है उसको और ज्यादा संवर्धित करने के लिए एडीबी बैंक ने त्रिपुरा को भी लोन दिया है। इसके जो अभी आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कार्यकारी इसके जो निदेशक कौन बने, और आज का आंसर होने वाला है विकासशील। विकासशील को वर्तमान में इसका क्या बना दिया गया है? अभी कार्यकारी निदेशक बना दिया गया है। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। विकासशील 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और ब्यूरोक्रेट्स है। भारत एशियाई बैंक एडीबी का संस्थापक सदस्य और बैंक का चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक। हाल ही में त्रिपुरा का जो पर्यटन है उसको और ज्यादा संवर्धित करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए राज्य सरकार ने इस प्रकार की हेल्प उनसे मांगी थी एडीबी से और उन्होंने 100 करोड़ या कैसे $100 मिलियन का क्या दिया है? उन्होंने इसको लोन भी दिया है। बात करते हैं 19 दिसंबर 1966 की, जब इसकी स्थापना हुई थी, जबकि अध्यक्ष इसके मात्सुतो असाकावा इसके अध्यक्ष है और सदस्य देशों की बात करते हैं संख्या तो ये 68 है और इसका जो हेडक्वार्टर है जैसा कि मैंने आपको बताया मनीला, फिलीपींस के अंदर इसका हेडक्वार्टर। एडीबी वही काम करते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक है और ये जो सदस्य देश हैं उनको ऋण प्रदान करने के लिए ये क्या एक खिड़की के तौर पे कार्य ये करता है। तो अपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना कि विकासशील हैं जो 1994 बैंक के आईएएस अधिकारी हैं और उनको कार्यकारी निदेशक यहाँ पे बनाया गया है। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। भारत का पहला सूर्य आदित्य L1 मिशन जो रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित जो किया गया था, उस रॉकेट का नाम आपसे पूछा जा रहा है और उसका जो आंसर होने वाला PSLV C57। अभी वर्तमान में जो सूर्य मिशन आदित्य L1 लैंग्वेज अवस्था के अंदर उसको वहां पे प्रक्षेपित कर दिया गया है। लैंग्वेज क्या होता है? जब सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण एक जगह पे क्या हो जाता है? समान हो जाता है, वहां पे इसको प्रक्षेपित कर दिया गया। प्रक्षेपित तो पहले ही कर दिया गया था और उसके बाद में वहां पे उसको क्या कर दिया है कि संचालन के लिए, और वहां पे कौन कौन से कार्य करेगा वो? तो वायुमंडल गतिविधियां, साथ में सौरमंडल
और सूर्य की जितने भी प्रकार के जो अनुसंधान करने के लिए इसको जो भेजा गया है वहां पे कार्य करने वाला है। भारत के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी उपलब्धि में भी देखा जा रहा है कि आदित्य L1 भी जो है उसका सफल परीक्षण किया गया और उसके बाद में उसको कक्षा के अंदर भी क्या कर दिया गया, सेट कर दिया गया। वर्तमान में जो इसरो के जो चेयरमैन है जिनका नाम क्या, एस सोमनाथ। इससे पहले वो चंद्रयान 3 के भी क्या रह चुके हैं, वहीं पे वो इसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी वो रह चुके हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। आदित्य L1 को पृथ्वी और सूर्य के लैग्रेंज पॉइंट L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित कर दिया गया। और मैं आपको बताया जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल समान हो जाता है उसी को क्या बोला जाता है, लैग्रेंज पॉइंट बोला जाता है। आदित्य L1 150 मिलियन दूरी पर स्थित वहां से इसका क्या करेगा, सूर्य की जितने भी प्रकार की जो कलाएं हैं उनका क्या करने वाला है, निरीक्षण करने वाला है और उसको जानने वाला है। इसके अंदर देखते हैं 1.5 मिलियन किमी की दूरी से सूर्य का अध्ययन करने वाला भारतीय सौर मिशन होगा। उद्देश्य क्या होगा, भारतीय सौरमंडल है विशेष रूप से क्रोमोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन, ये सारे जो मंडल है उनका भी क्या करने वाला है, ये अध्ययन करने वाला है। चंद्रयान 3 के बारे में हम सब लोगों को पहले से विदित कि दक्षिण ध्रुव के अंदर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे पहला देश कौन सा बना, ये बना भारत। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। हाल ही में किस राज्य के डोंगरिया कोंद सोल को जीआई टैग मिला है, और इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है उड़ीसा। जिस प्रकार से जीआई टैग प्राप्त करने की वर्तमान में होड़ सी लगी हुई है और उसी के अंदर जिन जिन राज्यों के पास में विशेष प्रकार के जो उत्पाद होते हैं, जो प्रोडक्शंस करते हैं, अलग अलग प्रकार की विधाएं और कलाएं होती हैं, उनको जीआई टैग का दर्जा मिलता है। उसके बाद में उसकी किसी प्रकार की कोई दूसरा जो है उसकी नकल नहीं कर सकता। और इसी के उद्देश्य से हाल ही के अंदर डोंगरिया कोंद शोल को क्या किया, जीआई टैग का दर्जा मिला है। उड़ीसा वर्तमान में किस लिए चर्चाओं में बना हुआ था, तो अभी वहां पे खो खो अल्टीमेट जिसका आयोजन भी अभी वर्तमान में भुवनेश्वर में किया जा रहा है, ये उसका दूसरा संस्करण है। और इससे पहले कलिंग साहित्य महोत्सव, इसका आयोजन भी उड़ीसा में किया गया था। 2023 के अंदर हॉकी का विश्व वर्ल्ड कप भी वहीं पे खेला गया और वर्तमान में जिनके मुख्यमंत्री जिनका नाम है नवीन पटनायक है और ये उड़ीसा क्षेत्र से आता है जहां पे डोंगरिया कोंद सोल को जीआई टैग का दर्जा मिला है। इसके अलावा और जानते हैं कि अभी वर्तमान में 2023 के अंदर कौन कौन से ऐसे उत्पाद थे जिनको वहां पे जीआई टैग का दर्जा मिला है, देख लेते हैं। उड़ीसा की डोंगरिया कोंद को सोल का दर्जा तो मिला ही, इसके अलावा उड़ीसा की रायगढ़ सोल को भी जीआई टैग का दर्जा मिला। अब बात करते हैं भद्रवाह के चावल और राजमा, रामबन के सुलाई जीआई टैग को भी क्या मिला है, शहद को भी जीआई टैग मिला। असम के चोकवा चावल को जीआई टैग, जबकि कन्याकुमारी की मेटी के लिए और लौंग को भी जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु मन्ना मदमई मिट्टी के बर्तनों को भी जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के कुंभंग अंगूर को भी जीआई टैग मिला है। सबसे ज्यादा बात करते हैं कि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य कौन है, आंसर ही जाएगा दक्षिणी जो राज्य है जिसका नाम है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु को ये सबसे ज्यादा जीआई टैग प्राप्त करने का क्या मिला है, उसी स्थान पे बना हुआ है। तो आपने देखा कि हर वर्ष और हर महीने किसी न किसी एक उत्पाद को जीआई टैग दे दिया जाता है उसके बेहतरीन प्रदर्शन के कारण। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA के सीईओ किसको बनाए गए हैं, और इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, रघुराम अय्यर। रघुराम अय्यर को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का क्या बनाया गया, सीईओ बनाया गया। इसके जो अध्यक्ष हैं जिनका नाम क्या है, अध्यक्षा है जिनका नाम है पीटी उषा। और हम सब लोगों को पहले से विदित कि ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा ओलंपिक के अंदर भाग लेने वाले खिलाड़ियों को एक मंच प्रदान करता है, उनके ट्रायल्स और बेहतर सुविधा और कोचिंग फैसिलिटी भी देने वाला ये बड़ा ये संगठन है। और वर्तमान में इसके जो क्या बनाए गए, सीईओ बनाया गया जिनका नाम रघुराम अय्यर है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। अब रघुराम अय्यर के पास में ऐसा कौन सा जो है पहले का क्या अनुभव है, तो मैं आपको बताता चलूं कि जितनी भी जो अभी वर्तमान में आईपीएल जो खेला जा रहा है उसमें अलग अलग टीमों के क्या रह चुके हैं, ये यहाँ पे मैनेजर भी ये रह चुके हैं, जिसमें राजस्थान रॉयल की बात करें, लखनऊ सुपर जायंट्स और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के भी सीईओ ये रह चुके हैं। बात करते हैं कि भारतीय ओलंपिक के इतिहास के बारे में, तो इसकी स्थापना 1927 में हो जाती है। मुख्यालय इसका हमारी राजधानी न्यू दिल्ली और अध्यक्ष वर्तमान में इसकी कौन है, पीटी उषा है। लेकिन अभी वर्तमान में सीईओ जिनको बनाया गया जिनका नाम रघुराम अय्यर है, इससे पहले वो अलग अलग टीमों के भी सीईओ रह चुके हैं क्रिकेट की लिहाज से देखा जाए तो। चलिए
जानते हैं आज के सेशन का अंतिम प्रश्न क्या है? आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है कि एडिडास द्वारा चीन के बाद तमिलनाडु में अपना पहला एशियाई जीसीसी किस राज्य के अंदर स्थापित किया जाएगा? और इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में आपको बताइए, पहले प्रश्न के माध्यम से हमने जाना था कि तमिलनाडु सबसे ज्यादा जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य तमिलनाडु है। और अगर बात करते हैं दक्षिणी राज्य है, और देखते हैं इसके अंदर कि एडिडास एडिडास विश्व की सबसे बड़ी खेल से संबंधित जितनी प्रोडक्ट तैयार करती है वो सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? ये एडिडास है। कहां की है ये जर्मनी की कंपनी है। इससे पहले चाइना केंद्रित था, सारा के सारी चीजें वहीं पे कर रखी थी। उसके बाद में अभी तमिलनाडु को चुना है जहां पे इस प्रकार की गतिविधियों के लिए अनुकूल वातावरण है और वर्तमान में निवेश के सेंटर पे तौर पे अगर देखा जाए तो भारत जो है वर्तमान में बना हुआ है। बस चीजें कुछ और चीजें जान लेते हैं इसके बारे में। चेन्नई का है दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स फुटवियर और कपड़ों का निर्माता ब्रांड है। चीन के बाद तमिलनाडु में अपना पहला एशियाई वैश्विक क्षमता वाला जीएससी कारखाना ये खोलने वाला है। वर्तमान में जीसीसी का जो संचालन कर रहे हैं जिनका नाम क्या है? अखिल कपूर है। अब बात करते हैं एडिडास की स्थापना कब होती है, तो एक सदी पहले इसकी स्थापना हो गई थी 1924 में। 1924 में कह सकते हैं कि 100 साल इसके पूरे होने वाले जहां पे एडिडास की स्थापना होगी। वैश्विक जितने स्तर पे जहां पे एडिडास ब्रांड को बेचता है और सबसे ज्यादा बिकने वाले ब्रांडों में से एक है। और इसके जो मुख्यालय कहां पे? बवेरिया जर्मनी कंपनी है वैसे। और एडल्फ डेसलर इसके क्या है? वर्तमान में संस्थापक हैं जिन्होंने 1924 में इसकी स्थापना करी थी। तो आज के इस करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण सेशन में आज बस इतना ही। बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।